लीजिए सुनिए कृष्णचंद्र की लिखी कहानी पूरे चांद की रात। अप्रैल का महीना था। बादाम की डालियां फूलों से लद गई थीं और हवा में बर्फीली खुनकी के बावजूद बिहार की लताफत आ गई थी। बुलंदो बाला तिनकों के नीचे मखमले दूब पर कहीं कहीं बर्फ के टुकड़े सफेद फूलों की तरह खुले हुए नजर आ रहे थे। अगले माह तक ये सफेद फूल इसी दूब में जज्ब हो जाएंगे और दूब का रंग गहरा सब्ज हो जाएगा और बादाम की शाखों पर हरे हरे बादाम पुखराज के नगीनों की तरह झिलमिलाएंगे और नीलगू पहाड़ों के चेहरों से कोहरा दूर होता जाएगा और इस झील के पुल के पार पगडंडी की खाक मुलायम भेड़ों की जानी पहचानी बाआ से झंझना उठेगी और फिर इन बुलंदो बाला तंगों के नीचे चरवाहे भेड़ों के जिस्मों से सर्दियों की पली हुई मोटी मोटी गफ ऊन गर्मियों में कुतरते जाएंगे और गीत गाते जाएंगे। लेकिन अभी अप्रैल का महीना था। अभी तंगों पर पत्तियां न फूटी थीं। अभी पहाड़ों पर बर्फ का कोहरा था। अभी पगडंडी का सीना भेड़ों की आवाज से गूंजा न था। अभी सम्मल की झील पर कंवल के चरागे रोशन न हुए थे। झील का गहरा सब्ज पानी अपने सीने के अंदर उन लाखों रूपों को छुपाए बैठा था जो बिहार की आमद पर यकायक उसकी सतह पर एक मासूम और बेलौस हंसी की तरह खुल जाएंगे। पुल के किनारे किनारे बादाम के पेड़ों की शाखों पर शगुफे चमकने लगे थे। अप्रैल में जमिस्ता की आखिरी शब में जब बादाम के फूल जागते हैं और बिहार के नकीब बनकर झील के पानी में अपनी कश्तियां तैराते हैं, फूलों के नन्हे नन्हे शिकारे सतह आब पर रक्साओं लर्जा बिहार की आमद के मुंतजिर हैं। पुल के जंगले का सहारा लेकर एक अरसे से इसका इंतजार कर रहा था मैं। पहर खत्म हो गई, शाम आ गई। झील वूलर को जाने वाले हाउस बोट पुल की सिंगला खी मेहराबों के बीच में गुजर गए और अब वो उफूक की लकीर पर कागज की नाव की तरह कमजोर और बेबस नजर आ रहे थे। शाम का किरमजी रंग आसमान के इस किनारे से इस किनारे तक फैलता गया और किरमजी से सुरमई और सुरमई से स्याह होता गया। हत्ता कि बादाम के पेड़ों की कतार की ओट में पगडंडी भी सो गई और फिर रात के सन्नाटे में पहला तारा किसी मुसाफिर के गीत की तरह चमक उठा। हुआ कि खून की तेज तर हो गई और नथुने उसके बर्फीले लम्स से सन हो गए और फिर चांद निकल आया और फिर वो आ गई तेज तेज कदमों से चलती हुई, बल्कि पगडंडी के ढलान पर दौड़ती हुई। वो बिल्कुल मेरे करीब आके रुक गई। उसने आहिस्ता से कहा, हाय। इसकी सांस तेजी से चल रही थी, फिर रुक जाती, फिर तेजी से चलने लगती। उसने मेरे शाने को अपनी उंगलियों से छुआ और फिर अपना सर वहां रख दिया और इसके गहरे स्याह बालों का परेशान घुनना जंगल दूर तक मेरी रूह के अंदर फैलता गया और मैंने इससे कहा, सही पहर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उसने हंसकर कहा, अब रात हो गई है, बड़ी अच्छी रात। उसने अपना कमजोर नन्हा छोटा सा हाथ मेरे दूसरे शाने पर रख दिया, जैसे बादाम के फूलों से भरी शाख झुककर मेरे कंधे पर सो गई। देर तक वो खामोश रही, देर तक मैं खामोश रहा। फिर वो आप ही आप हंसी, बोली, अब्बा मेरे पगडंडी के मोड़ तक मेरे साथ आए थे क्योंकि मैंने कहा मुझे डर लगता है। आज मुझे अपनी सहेली रज्जू के घर सोना है, सोना नहीं जागना है, क्योंकि बादाम के पहले शगुफों की खुशी में हम सब सहेलियां रात भर जागेंगी और गीत गाएंगी। और मैं तो सही पहर से तैयारी कर रही थी उधर आने की, लेकिन धान साफ करना था और कपड़ों का ये जोड़ा जो कल धोया था आज सूखा न था। उसे आग पर सिखाया और अम्मा जंगल से लकड़ियां चुनने गई थी, वो अभी आई न थी और जब तक वो न आती मैं मक्की के भुट्टे और खुशखुबानियाँ और जर वालों तुम्हारे लिए कैसे ला सकती हूँ। देखो ये सब कुछ लाई हूँ तुम्हारे लिए। हाय तुम सचमुच खफा खड़े हो, मेरी तरफ देखो, मैं आ गई हूँ। आज पूरे चांद की रात है, आओ किनारे लगी हुई छती खोलें और झील की सैर करें। उसने मेरी आंखों में देखा और मैंने उसकी मोहब्बत और हैरत में गुम पुतलियों को देखा।
जिसमें उस वक्त चांद चमक रहा था और ये चांद मुझसे कह रहा था, जाओ कश्ती खोल के झील के पानी पर सैर करो। आज बादाम के पीले शगुफों का मुसर्रत भरा त्योहार है। आज उसने तुम्हारे लिए अपनी सहेलियों, अपने अब्बा, अपनी नन्ही बहन और अपने भाई सबको फरेब में रखा है, क्योंकि आज पूरी रात की चांद है और बादाम के सफ़ेद खुश्क शगुफे बर्फ़ के गालों की तरह चारों तरफ फैले हुए हैं और कश्मीर के गीत उसकी छातियों में दूध के बच्चे के दूध की तरह उमड़ आए हैं। इसकी गर्दन में तुमने मोतियों की ये सत लड़ी देखी। ये सुर्ख सत लड़ी उसके गले में डाल दी और इससे कहा, तो आज रात भर जागेगी। आज कश्मीर की बिहार की पहली रात है। आज तेरे गले में कश्मीर के गीत यूं खुलेंगे जैसे चांदनी रात में ज़ाफ़रान के फूल खुलते हैं। ये सुर्ख सत लड़ी पहन ले। चांद ने ये सब कुछ उसकी हैरान पुतलियों से झांक के देखा। फिर यकायक कहीं किसी पेड़ पर एक बुलबुल नगमा सरा हो गई और कश्तियों में चिराग झिलमिलाने लगे और तंगों से परे बस्ती में गीतों की मध्यम सदा बुलंद हुई। गीत और बच्चों के कहकहे और मर्दों की भारी आवाज़ें और नन्हे बच्चों के रोने की मीठी सदाएं और छतों से ज़िंदगी का आहिस्ता आहिस्ता सुलगता हुआ धुआं और शाम के खाने की महक, मछली और भात और कड़म की साग का नरम नमकीन और लतीफ़ जायका और पूरे चांद की रात का बिहार आफरी जोबन। मेरा गुस्सा धुल गया। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और इससे कहा, आओ चलें झील पर। पुल गुजर गया, पगडंडी गुजर गई, बादाम के दरख्तों की कतार ख़त्म हो गई, दूल्हा गुजर गया। अब हम झील के किनारे किनारे चल रहे थे। झाड़ियों में मेंढक बोल रहे थे। मेंढक और झिंगूर और बींडे, उनकी बेहंगम सदाओं का शोर भी एक नगमा बन गया था, एक ख्वाबनाक सिम्फनी। और सोई हुई झील के बीच में चांद की छती खड़ी थी, साकिन चुपचाप मोहब्बत के इंतज़ार में हज़ारों साल से इसी तरह खड़ी थी। मेरी और इसकी मोहब्बत की मुंतज़िर, तुम्हारी और तुम्हारे महबूब की मुस्कुराहट की मुंतज़िर, इंसान के इंसान को चाहने की आरज़ू की मुंतज़िर। ये पूरे चांद की हुसैन पाकीज़ा रात किसी कुंवारी के बेछुए जिस्म की तरह मोहब्बत के मुक़द्दस लम्स की मुंतज़िर है। कश्ती खुबानी के एक पेड़ से बंधी थी जो बिल्कुल झील के किनारे उगा था। यहाँ पर ज़मीन बहुत नर्म थी और चांदनी पत्तों की ओर से छिनती हुई आ रही थी और मेंढक हौले हौले गा रहे थे और झील का पानी बार बार किनारे को चूमता जाता था और इसके चूमने की सदा बार बार हमारे कानों में आ रही थी। मैंने दोनों हाथ उसकी कमर में डाल दिए और उसे ज़ोर ज़ोर से अपने सीने से लगा लिया। झील का पानी बार बार किनारे को चूम रहा था। पहले मैंने उसकी आंखें चूमी और झील की सतह पर लाखों कवल खुल गए। फिर मैंने उसके रुखसार चूमे और नरम हवाओं के लतीफ़ झोंके यकायक बुलंद होके सदा गाने लगे। फिर मैंने उसके होंठ चूमे और लाखों मंदिरों, मस्जिदों और कलीसाओं में दुआओं का शोर बुलंद हुआ और ज़मीन के फूल और आसमान के तारे और हवाओं में उड़ने वाले बादल सब मिलके नाचने लगे। फिर मैंने उसकी ठोड़ी को चूमा और फिर उसकी गर्दन के पेचो खम को और कवल खुलते खुलते सिमटते गए कलियों की तरह और गीत बुलंद हो के मध्यम होते गए और नाच धीमा पड़ता पड़ता रुक गया। अब वही मेंढक की आवाज़ थी, वही झील के नरम नरम बोसे और कोई छाती से लगा सिसकियाँ ले रहा था। मैंने आहिस्ता से छती खोली। वो कश्ती में बैठ गई। मैंने चप्पू अपने हाथ में ले लिया और छती को खींचकर झील के मरकज में ले गया। यहाँ किश्ती आप ही आप खड़ी हो गई, न इधर बहती थी न उधर। मैंने चप्पू उठाकर कश्ती में रख दिया। उसने पोटली खोली, इसमें से जर वालों निकाल कर मुझे दिए, खुद भी खाने लगी। जर वालों खुश्क थे और खट्टे मीठे। वो बोली, ये पिछली बार के हैं। मैं जर वालों खाता रहा और इसकी तरफ देखता रहा। वो आहिस्ता से बोली, पिछली बिहार में तुम ना थे, पिछली बिहार में मैं ना था और जर वालों के पेड़ फूलों से भर गए थे और ज़रा सी शाख हिलाने पर फूल टूटकर सतह ज़मीन पर मोतियों की तरह बिखर जाते थे।
पिछली बिहार में मैनाथा और जर वालों के पेड़ फलों से लदे फंदे थे। सब्ज सब्ज जर वालों, सख्त खट्टे जर वालों जो नमक मिर्च लगा के खाए जाते थे, और ज़बान सीसी करती थी और नाक बहने लगती थी, और फिर भी खट्टे जर वालों खाए जाते थे। पिछली बिहार में मैना था और ये सब सब्ज जर वालों पक्के पीले और सुनहरे और सुर्ख होते गए, और डाल डाल में मुसर्रत की सुर्ख सगुफे झूम रहे थे, और मुसर्रत भरी आंखें, चमकती हुई मासूम आंखें उन्हें झूमता हुआ देखकर रक्स सा करने लगती। पिछली बिहार में मैना था और सुर्ख सुख जर वालों खूबसूरत हाथों ने इकट्ठे कर लिए, खूबसूरत लबों ने उनका ताज़ा रस चूसा और उन्हें अपने घर की छत पर ले जाकर सूखने के लिए रख दिया कि जब ये जर वालों सूख जाएंगे, जब एक बिहार गुजर जाएगी और दूसरी बहार आने को होगी, तो मैं आऊँगा और उनकी लज्जत से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकूँगा। जर वालों खा के हमने खुश्क खुबानियाँ खाई। खुबानी पहले तो बहुत मीठी मालूम ना होती, मगर जब दहन के लुआब में घुल जाती तो शहद और शुक्र का मज़ा देने लगती। नरम नरम बहुत मीठी है ये, मैंने कहा। उसने गुठली को दांतों से तोड़ा और खुबानी का बीज निकाल के मुझे दिया। खाओ। बीज बादाम की तरह मीठा था। ऐसी खुबानियाँ मैंने कभी नहीं खाई। उसने कहा, यह हमारे आंगन का पेड़ है। हमारे यहाँ खुबानी का एक ही पेड़ है, मगर इतनी बड़ी और सुर्ख और मीठी खुबानियाँ होती हैं इसकी कि मैं क्या कहूँ। जब खुबानियाँ पक जाती हैं तो मेरी सारी सहेलियाँ इकट्ठी हो जाती हैं और खुबानियाँ खिलाने को कहती हैं। पिछली बिहार में, और मैंने सोचा पिछली बिहार में मैना था, मगर खुबानी का पेड़ आंगन में इसी तरह खड़ा था। पिछली बिहार में वो नाजुक नाजुक पत्तों से भर गया था। फिर उनमें कच्चे खुबानियों के सब्ज और नुकीले फल लगे थे। अभी इन खुबानियों में गुठली पैदा ना हुई थी, और ये कच्चे खट्टे फल दोपहर के खाने के साथ चटनी का काम देते थे। पिछली बिहार में मैना था और इन सब खुबानियों में गुठलियाँ पैदा हो गई थीं, और खुबानियों का रंग हल्का सुनहरा होने लगा था, और गुठलियों के अंदर नरम नरम बीज अपने जायके में सब्ज बादामों को भी मात करते थे। पिछली बिहार में मैना था और ये सुर्ख सुर्ख खुबानियाँ जो अपनी रंगत में कश्मीरी दोशीज़ाओं की तरह सभी थीं और ऐसी ही रसदार सब्ज सब्ज पत्तों के झूमरों से झांकती नजर आती थीं। फिर अल्हड़ लड़कियां आंगन में नाचने लगती और छोटा भाई दरख्त के ऊपर चढ़ गया और खुबानियाँ तोड़ तोड़ कर अपनी बहन की सहेलियों के लिए फेंकता गया। कितनी मीठी थीं वो पिछली बिहार की रस भरी खुबानियाँ जब मैना था। खुबानियाँ खा के उसने मकई का भुट्टा निकाला। ऐसी सौंधी सौंधी खुशबू थी, सुनहरा सेका हुआ भुट्टा और करकरे दाने साफ सफाक मोतियों की सी जिला लिए हुए और जायके में बेहद शीरीं। वो बोली, ये मिस्री मकई के भुट्टे हैं, बेहद मीठे। मैंने भुट्टा खाते हुए कहा। वो बोली, पिछली फसल के रखे थे घड़ों में छिपा के, अम्मा की आंख से ओझल। मैंने भुट्टा एक जगह से खाया, दानों की चंद कतारें रहने दे। फिर उसने उसी जगह से खाया और दानों की चंद कतारें मेरे लिए रहने दे, जिन्हें मैं खाने लगा। और इस तरह हम दोनों एक ही भुट्टे से खाते गए। और मैंने सोचा, ये मिस्री मकई के भुट्टे कितने मीठे हैं। ये पिछली फसल के भुट्टे जब तो थी, लेकिन मैं न था। जब तेरे बाप ने हल चलाया था, खेतों में गोड़ी की थी, बेज बुए थे, बादलों ने पानी दिया था, ज़मीन ने सब्ज सब्ज रंग के छोटे छोटे पौधे उगाए थे जिनमें तूने नलाई की थी। फिर पौधे बड़े हो गए थे और उनमें सुरों पर सीरियाँ निकल आई थी और हवा में झूमने लगी थी। तो मकई के पौधों पर हरे हरे भुट्टे देखने जाती थी जब मैं ना था, लेकिन भट्टों के अंदर दाने पैदा हो रहे थे, दूध भरे दाने जिनकी नाजुक जल्द के ऊपर अगर ज़रा सा भी नाखून लगा जाए तो दूध बाहर निकल आता है। ऐसे नरम और नाजुक भुट्टे इस धरती ने उगाए थे और मैं ना था। फिर ये भुट्टे जवान और तवाना हो गए और उनका रस पुख्ता हो गया, पुख्ता और सख्त। अब नाखून लगने से कुछ ना होता था, अपने नाखून ही के टूटने का एहतिमाल था। बट भुट्टों की मूछें जो पहले पीली थी अब सुनहरी और आखिर में स्याही माइल होती थी। मकई के भुट्टों का रंग ज़मीन की तरह भूरा होता गया। मैं जब भी ना आया था और फिर खेतों में खलियाने लगे और खलियानों में बैल चले और भुट्टों से दाने अलग हो गए और
अपनी सहेलियों के साथ मोहब्बत के गीत गाए और थोड़े से भुट्टे छुपा के और सैनिक के लिए अलग रख दिए। जब मैं ना था, धरती थी, तख्लीक थी, मोहब्बत के गीत थे, आग पर सेके हुए भुट्टे थे, लेकिन मैं ना था। मैंने मुसर्रत से इसकी तरफ देखा और कि आज पूरे चांद की रात को जैसे हर बात पूरी हो गई है, कल तक पूरी ना थी, आज पूरी है। उसने भुट्टा मेरे मुंह से लगा दिया। इसके होठों का गर्म गर्म लम्स अभी तक इस भुट्टे पर था। मैंने कहा, मैं तुम्हें चूम लूं? वो बोली, हश, कश्ती डूब जाएगी। तो फिर क्या करें? मैंने पूछा। वो बोली, डूब जाने दो। वो पूरे चांद की रात मुझे अब तक नहीं भूलती। मेरी उम्र 70 बरस के करीब है, लेकिन वो पूरे चांद की रात मेरे जहन में इस तरह चमक रही है जैसे अभी वो कल आई थी। ऐसी पाकीज़ा मोहब्बत मैंने आज तक नहीं की, लेकिन उसने भी नहीं की होगी। वो जादू, वो कुछ और था जिसने पूरे चांद की रात को हम दोनों को एक दूसरे से यूं मिला दिया कि वो फिर घर नहीं गई। इसी रात मेरे साथ भाग आई और हम 5-6 दिन मोहब्बत में खोए हुए बच्चों की तरह इधर उधर जंगल के किनारे, नदी नालों पर अखरोटों के साए तले घूमते रहे, दुनिया व माहिया से बेखबर। फिर मैंने इसी झील के किनारे एक छोटा सा घर खरीद लिया और इसमें हम दोनों रहने लगे। कोई 1 महीना के बाद में श्रीनगर गया और इससे कह के गया कि तीसरे दिन लौट आऊँगा। तीसरे दिन मैं लौट आया तो क्या देखता हूँ कि वो एक नौजवान से घुल मिल के बातें कर रही हैं। वो दोनों एक ही रकाबी में खाना खा रहे थे, एक दूसरे के मुंह में लुक़्मे डालते जाते और हंसते जाते हैं। मैंने उन्हें देख लिया, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं देखा। वो अपनी मुसर्रत में इस कदर महत थे कि उन्होंने मुझे नहीं देखा, और मैंने सोचा कि पिछली बिहार या इससे भी पिछली बिहार का महबूब है, जब मैं ना था, और फिर शायद और भी आगे भी कितनी ही ऐसी बहारें आएंगी, कितनी ही पूरे चांद की रात, जब मोहब्बत का एक फाहिशा औरत की तरह बेकाबू हो जाएगी और उरिया हो के रक्स करने लगेगी। आज तेरे घर में खिसा आ गई है, जैसे हर बिहार की बात आती है। अब तेरा यहाँ क्या काम? इसलिए मैं ये सोचकर उनसे मिले बगैर ही वापस चला गया और फिर अपनी पहली बिहार से कहीं नहीं मिला। और अब मैं 48 बरस के बाद लुट के आया हूँ। मेरे बेटे मेरे साथ हैं, मेरी बीवी मर चुकी है, लेकिन मेरे बेटों की बीवियाँ और उनके बच्चे मेरे साथ हैं, और हम लोग सैर करते करते संभल झील के किनारे आ निकले हैं। और अप्रैल का महीना है और सही पहर से शाम हो गई है, और मैं देर तक पुल के किनारे खड़ा बादाम के पेड़ों की कतारें देखता जाता हूँ, और खुनक हवा में सफ़ेद शगुफों के गुच्छे लहराते जाते हैं, और पगडंडी की खाक पर से किसी के जाने पहचाने कदमों की आवाज़ सुनाई नहीं देती। एक हुसैन दोशीज़ा लड़की हाथों में एक छोटी सी पोटली दबाए पुल पर से भागती हुई गुजर जाती है, और मेरा दिल धक से रह जाता है। दूर पार तंगों से परे बस्ती में कोई बीवी अपने खावंद को आवाज़ दे रही है, वो उसे खाने पर बुला रही है। कहीं से एक दरवाज़ा बंद होने की सदा आती है, और एक रोता हुआ बच्चा यकायक चुप हो जाता है। छतों से धुआं निकल रहा है, और परिंदे शोर मचाते हुए एकदम दरख्तों की घुन्नी शाखों में अपने पर फड़फड़ाते हैं, और फिर एकदम चुप हो जाते हैं। ज़रूर कोई हाँ नीची गा रहा है, और इसकी आवाज़ गूंजती गूंजती उफूक के इस पार गुम होती जा रही है। मैं पुल को पार करके आगे बढ़ता हूँ। मेरे बेटे और उनकी बीवियाँ और बच्चे मेरे पीछे आ रहे हैं। वो अलग अलग टोलियों में बटे हुए हैं। यहाँ पर बादाम के पेड़ों की कतार ख़त्म हो गई, तुला भी ख़त्म हो गया, झील का किनारा है, ये खुबानी का दरख्त है, लेकिन कितना बड़ा हो गया है। मगर कश्ती, ये छती है, मगर क्या ये वही छती है? सामने वो घर है, मेरी पहली बिहार का घर, मेरी पूरे चांद की रात की मोहब्बत। घर में रोशनी है, बच्चों की सदाएं हैं, कोई भारी आवाज़ में गाने लगता है, कोई बढ़िया उसे चीख कर चुप करा देती है। मैं सोचता हूँ, आधी सदी हो गई, मैंने इस घर को नहीं देखा, देख लेने में क्या हर्ज है? आखिर मैंने उसे खरीदा था, देखा जाए तो मैं अभी तक उसका मालिक हूँ, देख लेने में हर्ज ही क्या है? मैं घर के अंदर चला जाता हूँ। बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे हैं।
एक जवान औरत अपने खावंद के लिए रकाबी में खाना रख रही है। मुझे देखकर ठटक जाती है। दो बच्चे लड़ रहे थे। मुझे देखकर हैरत से चुप हो जाते हैं। बढ़िया जो अभी गुस्सा में डांट रही थी, थम के पास आकर खड़ी हो जाती है। कहती है, कौन हो तुम? मैंने कहा, ये घर मेरा है। वो बोली, तुम्हारे बाप का है? मैंने कहा, मेरे बाप का नहीं है, मेरा है। कोई 48 साल हुए मैंने उसे खरीदा था। बस उस वक्त तो यूं ही मैं उसे देखने के लिए चलाया। आप लोगों को निकालने के लिए नहीं आया हूँ। ये घर तो बस समझिए अब आप ही का है। मैं तो यूं ही बस ये कहकर लौटने लगा। बढ़िया की उंगलियां सख्ती से थमकर जम गई। उसने सांस जोर से अंदर को खींची। तो तुम हो? अब इतने बरस के बाद कोई कैसे पहचाने? वो थम से लगी देर तक खामोश खड़ी रही। मैं नीचे आंगन में चुपचाप खड़ा उसकी तरफ देखता रहा। फिर वो आप ही आप हंस दी। बोली, आओ मैं तुम्हें अपने घर के लोगों से मिलाऊं। देखो, ये मेरा बड़ा बेटा है, ये इससे छोटा है, ये बड़े बेटे की बीवी है, ये मेरा बड़ा पोता है। सलाम करो बेटा। ये पोती, ये मेरा खावंद है। उसे जगाना नहीं। परसों से उसे बुखार आ रहा है, सोने दो उसे। वो बोली, तुम्हारी क्या खातिर करूं? मैंने दीवार पर खूंटी से टंगे हुए मकई के भुट्टों को देखा। सेके हुए भुट्टे, सुनहरे मोतियों के से शफाक दाने। हम दोनों मुस्कुरा दिए। वो बोली, मेरे तो बहुत से दांत झड़ चुके हैं, जो है भी वो काम नहीं करते। यही हाल मेरा भी है, भुट्टा ना खा सकूंगा। मुझे घर के अंदर घिसते देखकर मेरे घर के अफराद भी अंदर चले आए थे। अब खूब गहमा गहमी थी। बच्चे एक दूसरे से बहुत जल्द घुल मिल गए। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता बाहर चले आए। आहिस्ता आहिस्ता झील के किनारे चलते गए। वो बोली, मैंने 6 बरस तुम्हारा इंतजार किया, तुम इस रोज क्यों नहीं आए? मैंने कहा, मैं आया था, मगर तुम्हें किसी दूसरे नौजवान के साथ देखकर वापस चला गया था। क्या कहते हो? वो बोली, हाँ, तुम उसके साथ खाना खा रही थी, एक ही रकाबी में, और वो तुम्हारे मुंह में, और तुम उसके मुंह में लुक्मे डाल रही थी। वो एकदम चुप हो गई, फिर जोर जोर से हंसने लगी। जोर जोर से हंसने लगी। क्या हवा में? हैरान होकर पूछा। वो बोली, अरे वो तो मेरा सगा भाई था। वो फिर जोर जोर से हंसने लगी। वो मुझसे मिलने के लिए आया था, उसी रोज तुम भी आने वाले थे। वो वापस जा रहा था, मैंने उसे रोक लिया कि तुमसे मिल के जाए। तुम फिर आए ही नहीं। वो एकदम संजीदा हो गई। 6 बरस मैंने तुम्हारा इंतजार किया। तुम्हारे जाने के बाद मुझे खुदा ने बेटा दिया, तुम्हारा बेटा, मगर 1 साल बाद वो भी मर गया। 4 साल और मैंने तुम्हारी राह देखी, मगर तुम नहीं आए। फिर मैंने शादी कर ली। 2 बच्चे बाहर निकल आए। खेलते खेलते एक बच्चा दूसरी बच्ची को मकई का भुट्टा खिला रहा था। उसने कहा, वो मेरा पोता है। मैंने कहा, वो मेरी पोती है। वो दोनों भागते भागते झील के किनारे दूर तक चले गए। जिंदगी के 2 खूबसूरत मरके। हम देर तक उन्हें देखते रहे। वो मेरे करीब आ गई। बोली, आज तुम आए हुए हो तो मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने अब अपनी ज़िंदगी बना ली है। इसकी सारी खुशियाँ और गम देखे हैं। मेरा हरा भरा घर है, और आज तुम भी आए हो, मुझे ज़रा भी बुरा नहीं लग रहा है। मैंने कहा, यही हाल मेरा है। सोचता था ज़िंदगी भर तुम्हें नहीं मिलूँगा, इसलिए इतने बरस इधर कभी नहीं आया। अब आया हूँ तो ज़रा रत्ती भर भी बुरा नहीं लग रहा। हम दोनों चुप हो गए। बच्चे खेलते खेलते हमारे पास आ गए। उसने मेरी पोती को उठा लिया। मैंने उसके पोते को, उसने मेरी पोती को चूमा। मैंने उसके पोते को, और हम दोनों खुशी से एक दूसरे को देखने लगे। इसकी पुतलियों में चांद चमक रहा था, और वो चांद हैरत और मुसर्रत से कह रहा था, इंसान मर जाते हैं लेकिन जिंदगी नहीं मरती। बिहार ख़त्म हो जाती है लेकिन फिर दूसरी बहार आ जाती है। छोटी छोटी मोहब्बतें भी ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन ज़िंदगी की बड़ी और अजीम सच्ची मोहब्बत हमेशा कायम रहती है। तुम दोनों पिछली बिहार में न थे, ये बिहार तुमने देखी। इससे अगली बिहार में तुम ना होगे, लेकिन ज़िंदगी फिर भी होगी, और जवानी भी होगी, और खूबसूरती और रानाई और मासूमियत भी।
बच्चे हमारी गोद से उतर पड़े क्योंकि वो अलग से खेलना चाहते थे। वो भागते हुए खुबानी के दरख्त के करीब चले गए जहाँ कश्ती बंधी थी। मैंने पूछा, ये वही दरख्त है? उसने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, ये दूसरा दरख्त है। आप सुन रहे थे कृष्णचंद्र की लिखी कहानी पूरे चांद की रात।